हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी प्रवीण शर्मा। फ्रेंड्स, आज हमारी ये वीडियो जो है ये कोई वर्कआउट वीडियो नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगी। एक एथलीट की ज़ुबान से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे। तो हम हमारा इंटरव्यू जो भैया है उनके साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। भैया बस बोलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं एक मेंस फिजिक एथलीट हूँ। मैं एक कोच भी हूँ, मैं NASM सर्टिफाइड कोच हूँ और अभी कई तरीके की मल्टी कोर्सेस में कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन और इसी फिटनेस लाइन में। सो गाइज, अब हम हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि जो नॉर्मल जिम जो स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स उनके होते हैं। तो भैया आप फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने जिम में एंट्री क्यों ली? देखिए, मैं एक शुरू से ही स्पोर्ट्स प्लेयर था। मैं पहले एक स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता था, बास्केटबॉल खेलता था और बास्केटबॉल खेलते बचपन से खेलता रहा। तो मेरी रुचि स्पोर्ट्स और फिटनेस में ज़्यादा रही शुरू से ही। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेके भी बहुत आगे आया। मैंने IHM किया, फिर मैंने कई ग्रेजुएशंस की। फिर मेरा एक वो जो ध्यान था जो मेरे को खींच रहा था अपनी तरफ, वो सिर्फ फिज़िकल फिटनेस ही थी कि ये चीज़ मेरे से दूर ना हो। इसलिए फिर मैंने कई सर्टिफिकेशंस किए और अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखा कि कैसे जैसे मैं पब्लिक तक पहुंचूं, उनकी क्वेरी सोल्व करूं, अपने आप को फिट रखूं स्पेशली। तो ये मेरा शुरू से ही मोटिव रहा था। सो गाइज, भैया ने पहले क्वालिफिकेशंस करी है ना भैया। और यहाँ पे होता है कि जैसे हमारे जिम में मतलब नॉर्मल जिम में ये होता है कि नॉलेज कुछ नहीं होती और जिम में आके वेट उठाते हैं और उनकी रुचि इसमें होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट लगाएं। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वेट लगाना जिम में या फिर सबसे पहले अपने आप को एक्सरसाइज के लिए तैयार करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा माइंडसेट होता है एक किसी इंडिविजुअल के पीछे कि वो डेली अपने आप को एक किसी पेनफुल सिचुएशन में लेके आना बेसिकली, कि जिम में आके यहाँ पे कोई प्लेजर तो मिल नहीं रहा, यहाँ पे कोई आपको ऐसी चीज़ तो मिल नहीं रही, यहाँ पे सीधा कि आपको दर्द हो रहा है और उस दर्द को आप एंजॉय कर रहे हो। उसी से ही आपका डोपामिन या जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। मेन चीज़ ये होती है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये होती है कि जिम में जो लोग आके एक्सरसाइज करना, डे 1 से जो बिगिनर आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, उनके लिए ये मैसेज है कि सबसे पहले आके वेट को ना देखें कि कौन कितना उठा रहा है, कैसे उठा रहा है। ईगो लिफ्ट ना करें। सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी को बनाएं कि भाई मेरा बॉडी अपने आप में, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, मैं फ्री स्क्वाट्स कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, मैं बेसिक पुशअप्स कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, मेरी बैक अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक सर्टन एज यंग बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है और थोड़े से जो एज में होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि सबसे पहले अपना ब्लड चेकअप कराएं, उसमें अपना हार्ट चेकअप कराएं, एको कराएं, हार्ट का बेसिक ब्लड रिपोर्ट चेक कराएं, अपना लिवर चेक कराएं, किडनी चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, अपनी लिपिड प्रोफाइल्स को चेक कराएं। ये चेक कराना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी हम मेंटली तो ऐसा सोच लेते हैं कि हमें वेट कम करना है या हमें जिम जाना है, बट उनकी बॉडी तैयार नहीं है उस स्ट्रेस को झेलने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है कि जिम में ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें बेसिकली जिम के बारे में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती है कि जिम में जाके ये हो गया वो हो गया। नहीं, वो पहले से ही इतने डेटोरेट थे अपनी बॉडी को लेके कि उनकी जो फिज़िक थी वो उनको अलाउ ही नहीं कर रही थी। दिमाग उनका कह रहा था कि हमें एक्सरसाइज करने से वेट लॉस करना है, बट वो कभी ब्लड चेकअप नहीं कराते, कभी अपने आप को नहीं देखते कि मेरे शरीर में क्या कमियाँ हैं कि पहले मैं इनको ठीक करूं बजाय कि अपनी बॉडी को टॉर्चर करने के। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि 90% इंडियंस या बेसिक जो अपने हिंदुस्तानी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ये नहीं करते। उनको पता है कि 4 कमियां अगर शरीर में निकल गई तो पहले मैं इनको ठीक करूँगा, फिर मेरे को तो टेंशन हो जाएगी। वो टेंशन नहीं है। देखो, जो चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो उसको इम्प्रूव कर सकते हो और जो चीज़ इम्प्रूव हो सकती है वो चीज़ आपकी लाइफ को बढ़ा सकती है। तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिगिनर्स अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दें और जो थोड़े से नए लोग हैं या जिनका बहुत ज़्यादा वेट है या थोड़े से मिडिल एज के अंदर है, वो ये ध्यान दें कि पहले अपनी बॉडी को चेक करें कि भाई कैसे आपका शरीर किस एक्टिविटी को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी या कोई ख़राबी तो नहीं है जो आपकी लाइफस्टाइल को लेके आप में डेवलप हुई है। तो भैया जैसे कि जिम की लाइन में ये है कि आजकल का जो यूथ है तो उसको सबसे पहले ये नहीं है कि जिम में जाके वर्कआउट करना है, उसको दिमाग में पहले आता है कि तब मेरे पास प्रोटीन पाउडर होगा, प्री वर्कआउट अवेलेबल होगा, प्रोटीन पाउडर अवेलेबल होगा, तभी जाके वो जिम में वर्कआउट करता है। तो आप उस मतलब कि आप सप्लीमेंट रिकमेंडेड करोगे या फिर नहीं करोगे? देखिए, सप्लीमेंट
रिकमेंडेशन का सीधा सील ये है कि सप्लीमेंटेशंस कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि सप्लीमेंटेशन नहीं लेने चाहिए, सप्लीमेंट बिल्कुल लेने चाहिए। बट सबसे बड़ी दिक्कत सप्लीमेंटेशन के साथ आती है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी, कि कोई एथलीट कोई बच्चा जो सिर्फ जिम में आके डायरेक्ट सप्लीमेंट के ऊपर फोकस करता है कि नहीं ये चीज़ इनिशियली लेने से मेरा शरीर रिस्पॉन्ड करेगा और ये चीज़ लेने से ही मेरी बॉडी बनेगी, तो वो वहाँ गलत है। पहले आप शुरुआत करें जो अपने बेसिक डायरेटरी फूड जो आपके घर पे अवेलेबल है, और क्योंकि नेचुरल सोर्सेज में भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, तो इससे पहले आप अपनी कंसिस्टेंसी जिम में एक लंबे टाइम के लिए बनाएं और एक अच्छा मसल मास पुट ऑन करें नेचुरल सोर्सेज से, या अच्छी मेहनत करें नेचुरल सोर्स के ऊपर। फिर किसी चीज़ में अगर आपको डेफिशिएंसी नज़र आती है कि नहीं मैं इस चीज़ में डेफिशिएंट हूँ, या फिर मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा, मेरी वर्किंग लाइफस्टाइल इतनी बिजी है, या फिर मेरे काम इतना ज़्यादा है कि भाई मेरे जो क्वांटिटी प्रोटीन मेरी कोच साहब ने लिखी है वो मेरी पूरी नहीं हो पाती, तो उस मजबूरी के केस में प्रोटीन लिया जाता है। और दूसरा केस ये होता है कि आपको प्रोटीन कई चीज़ें देख के लेनी पड़ती है। मतलब आपका गोल क्या है, आप लंबे टाइम तक कितने टाइम तक एक्सरसाइज करने वाले हो, आप इसको किस तरीके से देखते हो कि भाई मेरे को एक कंपटीशन के तौर पे करना है, एक शॉर्ट टर्म गोल पे करना है, तो उस हिसाब से आपको अपना बजट भी डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि नेचुरल चीज़ का मुकाबला सप्लीमेंटेशन नहीं कर सकता, पर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत भी तभी पड़ती है। सप्लीमेंटेशन, इसका नाम ही सप्लीमेंटेशन, मतलब जैसे अपन एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री कॉपी। तो सप्लीमेंट का मतलब होता है कि एड ऑन कोई चीज़ आपकी जो रिक्वायरमेंट नेचुरल फूड से पूरी नहीं हो पा रही, वो सप्लीमेंट वहाँ काम करता है। तो ये सप्लीमेंट का मेन रोल है। इसलिए सप्लीमेंट आप अपने उस हिसाब से ना लें कि भाई मुझे जाते ही जिम में सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनती, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि आप सप्लीमेंट के बगैर भी अच्छी फिजिक बना सकते हैं अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट नेचुरल सोर्स से पूरी हो रही है। तो मैं भी भैया यही रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी जब जिम के लिए पहुँचता है तो उसका फर्स्ट सवाल ये होता है यार प्रोटीन तो लेना पड़ेगा, प्रोटीन तो मतलब अपनी जो डाइट है, होम डाइट है, घर की जो डाइट है, उससे भी अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट पे जाने की नीड नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभी जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं जब मेरा प्रेप टाइम चल रहा था, प्रेप टाइम के लिए मुझे मसल मास प्रिजर्व करना था, तो मैं एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन डबल ऑफ माय बॉडी वेट में प्रोटीन कंज्यूम कर रहा था। अब बात आती है नॉर्मल जो बंदा सिर्फ जिम में आके अपनी लाइफस्टाइल को फिट करना चाहता है और जिसने कभी लाइफ में पहले किसी भी तरीके का प्रोटीन कंज्यूम उस लेवल पे, कैलकुलेटिव लेवल पे कंज्यूम नहीं किया हो। तो सपोज़ फॉर अ बेसिक एग्जांपल, अगर मैं मान के चलूँ कि किसी का 80 kg बॉडी वेट है, तो 80 ग्राम मतलब आप मान लो कि प्रोटीन उसको जस्ट फॉर हिज ओवरऑल फंक्शन और सस्टेनेबिलिटी के लिए 80 ग्राम प्रोटीन तो उसको चाहिए। अब जैसे उसको कि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है कि नहीं सर मुझे मसल मास बढ़ाना है या फिर मुझे अपनी बॉडी को आगे लेके जाना है, तो ही नीड टू इंक्रीज़ द प्रोटीन। उसको 1.5 गुना प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो जैसे 80 है तो 120 ग्राम के आसपास की बॉडी में प्रोटीन पहुंचना चाहिए, फिर उसका 150 के आसपास पहुंचना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर अगर आपको सिर्फ मसल मास बढ़ाना है तो आप नेचुरल सोर्स से भी वो प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफस्टाइल इतनी हार्ड है कि आप खाना खा ही नहीं सकते या फिर आपका मील टाइम इतना ऊपर नीचे होता है, तो आप ये कोशिश करें कि वो आप सप्लीमेंटेशन लेना चाहें तो उस समय सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। आप जब कहीं ट्रैवल करें, कहीं मील कैरी नहीं कर पाए, उस समय अपने साथ सप्लीमेंटेशन कैरी कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट बेसिकली आप अपनी कोई जो चीज़ आप कर नहीं पा रहे या कोई सोर्स प्रोटीन का कैरी नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आप उसका यूज़ ले सकते हो, पर उसको एक अपना मतलब बेसिक लाइफ का पार्ट मत बनाओ इनिशियली। तो भैया जैसे अभी नए बंदे जो फिटनेस में जुड़ रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे घर वाले भाई प्रोटीन के लिए पैसे नहीं देते, उनको ये लगता है कि इससे साइड इफ़ेक्ट होगा, अभी नहीं होगा इन फ्यूचर होगा, तो मतलब कि घर वाले पैसे नहीं देते प्रोटीन के लिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, स्कूल बंक करके जॉब करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि फिटनेस इतनी ज़रूरी है कि तुम अपनी स्टडी को साइड में कर रहे हो? देखो ये बिल्कुल ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बच्चे हैं जो बेसिकली क्या होता है कि जब जिम में जाते हैं तो जिम में पोस्टर लगे हुए होते हैं या फिर कोई मेरे जैसे लोगों को देखते हैं या फिर अट्रैक्टिव कोचेस को देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कोच बॉडी बिल्डर है या फिर एक फिटनेस पर्सनालिटी है, तो इसको देख के मैं भी प्रोटीन लूँगा और मैं इनके जैसे बन जाऊँगा। तो जो यंग बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव तौर के ऊपर काम करते हैं, वो कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि वो ऐसा है तो मैं भी वैसा बन जाऊँगा वो चीज़ खा के।
अरे भाई जो कंपटीशन खेल रहा है उसकी कई चीज़ें साइड चलती है, उनके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चलते हैं, उनका डॉक्टर का सपोर्ट चलता है, कई मेडिसिन चलती है। जो बंदा स्टेज पे कॉम्पीट कर रहा है वो सिर्फ प्रोटीन लेके ही वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। दूसरी चीज़ें ये हो जाती है कि घर वाले अगर आपको पैसे नहीं दे रहे, आप मेहनत करके अपने लिए प्रोटीन सोर्स के लिए अगर पैसे निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड, क्योंकि ये आपकी एक बेसिक डिमांड है, उसकी उस चीज़ की डिमांड अगर आप घर वालों से कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि घर वाले आपको एक टाइम पे आपको पैसा दे देंगे, दूसरी टाइम पे पैसा दे देंगे, तीसरी टाइम पे ये लाइबिलिटी एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों के ऊपर नहीं डालना चाहती। क्योंकि एक पिता आज के टाइम पे आपको अच्छी एजुकेशन दे सकता है, आपको अच्छे कपड़े पहना सकता है, आपको अच्छा घर दे सकता है, आपको अच्छी सोसाइटी दे सकता है, अच्छी परवरिश दे सकता है। पर जैसे ही आप किसी दूसरी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके वो डिमांड अपने घर पे रखते हैं कि नहीं पापा मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, पापा मुझे अच्छी बाइक चाहिए, नहीं पापा मुझे तो गाड़ी चाहिए, नहीं पापा मुझे तो प्रोटीन शेक चाहिए, तो ये डिमांड्स जो होती है खुद के दम पे पूरी करनी होती है विदाउट कमिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर विद एनीवन। अब जैसे कई बच्चे होते हैं वो एथलीट बनते हैं, घर वाले उसमें भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये गेम एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आपको मिलना करना कुछ नहीं है ज़्यादा, बट आप अपनी हॉबी के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से करते हैं। तो पैशन के लिए खुद को ही अपने आप को निचोड़ना पड़ता है, न कि घर वालों को आपको वजह से निचोड़ा जाए कि भाई कि नहीं पहले मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, बाद में अपने खर्चे चलाओ। तो घर वालों पे अपनी लग्जरी के लिए या अपनी इस नेसेसिटी के लिए कभी भी प्रेशर नहीं करना चाहिए। तो कई बंदे होते हैं कि जिनकी बॉडी मतलब नेचुरल वो करते रहते हैं, मेहनत करते रहते तो उनकी बॉडी एक पॉइंट पर आके रुक जाती है, तो वो गिव अप कर देते हैं, मूव ऑन कर देते हैं। तो या तो उनका मूव ऑन करना सही है या फिर उनको सप्लीमेंट पर आ जाना सही है। इन दोनों में से कौन सा पाथ उन्हें चूज? देखिए पहली बात तो जो उसको प्लूटो फेज बोलते हैं बेसिकली, कि बॉडी अब उस फेज से ऊपर नहीं जा रही है, एक पर्टिकुलर साइज आ गया। अब बेसिकली क्या होता है कि वहीं पे ही आप क्या करें कि जब आप पहले तो आप अपना गोल देखें कि आपको करना क्या है, और दूसरी बात आपको साइज़ बढ़ाना क्यों है। ठीक है, फिटनेस आदमी के जो ओवरऑल उसकी फ़िज़िक होती है उसके हिसाब से अगर उसने बेसिक अपने हिसाब से बेसिक अच्छा मसल मास अपनी बॉडी में रिटेन कर रखा है तो उनको पहली बात तो मसल बढ़ाना क्यों है। दूसरी चीज़ अगर मसल बढ़ाना है तो वो अगर वो प्लूटो फेज में आ चुके हैं कि भाई अब मेरा मसल मास आगे नहीं बढ़ सकता, अब मुझे किसी न किसी इन्हेंसर्स की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, क्रिएटिन की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो मुझे और मसल मास को लेके जाएगी। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि आप कुछ चीज़ें ऐड करके नेचुरली भी, जैसे आप प्रोटीन है, क्रिएटिन है, वो करके उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर अपना मसल मास बना सकते हो, बढ़ा सकते हो। बट अगेन आप लॉजिक देखिए कि आप वो करना क्यों है। अगर आपको सच में करना है तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बट वो भी सस्टेनेबल तौर पे। बाकी एक लंबे टाइम तक के लिए एक लंबा मसल मास मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड है, मुश्किल नहीं है, बट आपको कई चीज़ें अपने साथ में रखनी पड़ती है, कई चीज़ें अपने साथ अपनी रेगुलरिटी के रखनी पड़ती है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि मुझे कोई गलत चीज़ नहीं खानी है, मुझे प्रोटीन का कंजप्शन बहुत अच्छे तरीके से करना है, मुझे स्लीप अच्छी रखनी है, मुझे रिकवरी मेरी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करती है। तो आज के टाइम में ये है कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री पे कि जिम में जा रहा है तो मतलब कि जल्दी डेथ हो जाती है बंदों की, जिम में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक जॉय नाम से हमारे जो इन्फ्लुएंसर थे, अभी उनकी डेथ हुई है कल परसों में। तो मतलब कि पेरेंट्स भी रिकमेंड नहीं करते हैं और हमारी जो आसपास के लोग हैं तो वो भी मनाही करते हैं कि जिम तो मत ही जा। तो मतलब जिम तो जाना ही चाहिए, आपके कहने में? नहीं, जिम बेसिकली जो भी रिसेंट डेथ्स हो रही है तो बेसिकली पहले बात तो आप ये कंसिडर करके चलिए कि जिम एक पब्लिक प्लेस है। हाँ। पब्लिक प्लेस है तो मतलब आप ये मान लीजिए कि इस जिम में सपोज 200 जन एक्सरसाइज करने आते हैं, फॉर एन एग्जांपल 200 जन एक्सरसाइज करने आते हैं, तो इस सिटी में पता नहीं कितनी जिम्स होगी, तो हज़ारों लोग एक्सरसाइज करने जा रहे होते हैं। अब आप कहीं ना कहीं ये फिगर मान के चलिए कि किसी न किसी का हार्ट हेरिडिटी की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर किसी न किसी स्ट्रेस इश्यूज़ की वजह से ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब वो चीज़ अगर रेलवे स्टेशन पे चलते चलते हो जाए तो, बस स्टेशन पे चलते चलते हो जाए तो, रोड पे चलते चलते हो जाए, चूँकि जिम एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर क्या होता है कि बंदा, मैं आपने पहले अपन ने जवाब दिया था कि अपना चेकअप अपने हार्ट का या अपनी हेरिडिटी को ना देखते हुए वो या तो कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं, मतलब अपने हार्ट रेट को मॉनिटर नहीं करते, या ऐसा कोई थर्मिक इफेक्ट वाली चीज़ कंज्यूम करते हैं, जैसे आप कह सकते हो हाई कैफीन डोजेज है,
या फिर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो वो सोचते हैं कि जो फैट बर्न करेंगे। बेसिकली जितने भी फैट बर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हार्ट रेट रेस करते हैं। अब कई बेचारे जो कोचेज़ होते हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि अगले का फैट बर्न होगा, तो वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं जिससे उनकी क्या हार्ट रेट पे डायरेक्ट असर पड़ता है। और वो हेरिडिटी उनकी पता नहीं कि इनके मदर फादर को भी हार्ट अटैक डिजीज़ थी, उनके दादी दादा को भी हार्ट अटैक डिजीज़ थी, जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ रहे थे। तो वो उनको पता नहीं होता, कहीं ना कहीं वो उनके हार्ट अटैक आके वो कोलैप्स कर जाते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक का बहुत ही अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल भी आपको हार्ट अटैक की तरफ खींच लेता है। ओवर द टाइम आपका स्ट्रेस अगर बढ़ा रहता है, आपका कोर्टिसोल हमेशा हाई रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ रहता है, आपकी लिपिड्स प्रोफाइल बिगड़ी रहती है, आपका स्लीप अच्छा नहीं होता है, आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है, मतलब आप ये मान लीजिए कि आपका अल्कोहल कंजप्शन है ओवरऑल, मतलब हार्ट अटैक का पर्टिकुलरली जिम ही नहीं, बहुत मल्टीपल रीजंस है। कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये मान लीजिए कि हेरिडिटी एक रीज़न नहीं है, हेरिडिटी के अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं और कई इश्यूज़ है। बाकी जो यंग डेथ्स हो रही है हार्ट अटैक से, उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको खुद को नहीं पता कि भाई मेरे बॉडी में इंटरनली क्या चल रहा है, मेरे को क्या रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए था कि नहीं कराना चाहिए था, मेरे को शरीर में क्या देखना। एक सर्टेन एज के बाद में हमें चेकअप भी कराने चाहिए। इवन इफ़ यू आर 18 ईयर ओल्ड ऑल्सो और 16 ईयर ओल्ड सो, आजकल यंग एज के अंदर हार्ट अटैक आ रहे हैं। एक 8 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आया। अब उसके अंदर तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो तो जिम कर रहा था। अब उसके अंदर अपन ये भी नहीं कह सकते कि अब एक 18 साल के बच्चे को भी स्ट्रोक आया, तो अपन उनको ये नहीं कह सकते कि इनको हार्ट अटैक कोई जिम में ऐसी कोई चीज़ करने से आया है, वैसे कोई चीज़ लेने से आया। उनको हार्ट अटैक का सीधा सीधा कारण ये है कि उनकी जो हेरिडिटी है, जो उनको आनुवंशिक चीज़ें जो उनके पेरेंट्स या फोर फादर से मिली है, वो उनको एक विरासत में उनको वो प्रॉब्लम्स मिली है। अब जैसे किसी को डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, ये चीज़ें, थायराइड है, ये चीज़ें भी क्या है उनको विरासत में मिलती है। तो मैं यंग जनरेशन से और एक अच्छी जनरेशन से ये हमेशा कहता हूँ कि आप अपने आप को फिट रखें ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो और अच्छे से फिट हो, उनको एक कैसे आनुवंशिक रोग या फिर ऐसी कोई हेरिडिटी वाली इश्यूज़ ना हो। तो ये सारा हम पे डिपेंड करता है, यंग यूथ पे डिपेंड करता है कि वो अपना सेहत का, अपनी इन चीज़ों से बेसिकली जो स्टिमुलेंट चीज़ें हैं या जो चीज़ें आपके ब्लड को ख़राब करती है या लिपिड्स को ख़राब करती है, ओवरऑल वेलबींग को ख़राब करती है, इनसे दूर रहें, अपने आप को हेल्दी रखें ताकि एक हेल्दी जनरेशन पैदा हो और ऐसी चीज़ें हेरिडिटी में ना आए बेसिकली। तो जैसे कि आज के टाइम में हर बंदा ये चाहता है कि मैं जिम ज्वाइन करूं, हर बंदा चाहता है मेरे 16-17 के डोले हों, बढ़िया चेस्ट हो, मतलब गुड लुकिंग। पर आप अपना समझ के, अपना छोटा भाई या बच्चा समझ के आप ये क्या रिकमेंड करोगे कि वो फिटनेस की लाइन में जाए या बॉडी बिल्डिंग की लाइन में जाए? देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना, वो अपने आप को समझने से होती है। कि मैं जिम में जा रहा हूँ तो मेरा प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल है कि मुझे स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहना है मतलब यंग टाइम के अंदर मुझे पता है मेरा टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरल हार्मोन है वो बढ़ेगा। वो इसीलिए बढ़ता है कि भाई मेरे अंदर थोड़ा मसल मास बढ़े ताकि मेरा बुढ़ापा अच्छे से निकले और बुढ़ापे में मुझे किसी लाठी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और मेरी बोन्स अच्छे से रहे, मेरा ओवरऑल जो वेलबींग है वो अच्छे से रहे। और हर एज में आदमी अगली एज की तैयारी करता है। एक बच्चे को अपन छोटे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसको ये देखते हैं कि नहीं उसको ये चीज़ नहीं खिलानी, उसको वो चीज़ नहीं खिलानी, 70 चीज़ें उसका ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं? ताकि ये जब बड़ा हो तो अच्छे से इसकी ग्रोथ हो। फिर हम जब एडल्ट टाइम में आते हैं या यंग टाइम में आते हैं तब हम ये सोचते हैं कि नहीं यार चिल, मतलब आप सारी चीज़ें जो आपके प्लेजर के लिए बनी है, दारू, सिगरेट, स्मोक, आप सब आप करने लग जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लाइफ तो यही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपका यंग टाइम होता है, वो आपका पीक टाइम होता है, वो आपकी एक जो एक्सरसाइज उस समय आप करते हैं वो आपकी सेविंग्स होती है। आपको आगे आने वाली जो आपकी एज है उसके लिए आप रेडी हो रहे हो कि मेरा बुढ़ापा आने वाला है, उसके लिए मेरे को एक अच्छा मसल मास चाहिए, मेरे जॉइंट्स अच्छे रहने चाहिए, मेरा हार्ट अच्छे से काम करे, मेरी ओवरऑल वेलबींग को मेरे लिए मैं अच्छा करूं। तो जिम में घुसने से पहले आप पहले ये डिसाइड करें कि भाई मैं करना क्या चाह रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे पास में एक अच्छा बैकअप है, एक अच्छा गाइडलाइन है और एक अच्छी मेरे पास असिस्टेंस है, क्वालिफाइड कोचेज़ हैं। क्योंकि आप जब एथलीट बनने की सोचते हैं तो आप पहले हमेशा अपने दिमाग से देखो, ये मैं बहुत ही एक आपके माध्यम से एक छोटी सी चीज़ देना चाहता हूँ पब्लिक को कि ये जो हम बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा एक स्पोर्ट है
जो एक डोप का स्पोर्ट है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मेडिसिन्स का काफ़ी यूज़ होता है। कुछ एक हार्मोन्स होते हैं जो सिंथेटिकली फॉर्म में कंज्यूम किए जाते हैं, तो वो और उनकी प्रॉपर गाइड, डॉक्टर्स के साथ में उनकी प्रिस्क्रिप्शंस, और किस टाइम पे क्या डोजेज चलेगी, आगे उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कितना टाइम तक यूज़ करना है, क्या वो चीज़ आपकी बॉडी में अब्यूज़ हो रही है, आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ये कई चीज़ें आपको पता लगती है जब आप एक अच्छा अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो एक जो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, वो घुसने से पहले ही आप जब सोच लेते हो कि नहीं, मुझे ये चीज़ें करते हुए मेरी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अगर आप ये चीज़ें सोच के ये सब चीज़ें करते हो, तब आपको लगता है कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग एक्चुअल में उस कंडीशन में हार्ड है। बट अगर आप किसी के बहकावे में आके या ऐसी नॉर्मल चीज़ों के आके नहीं यार मैं तेरे को श्रेड कर दूंगा, मैं तेरे को 6 पैक एब ला दूंगा, मैं तेरे को अच्छा मास मसल मास बना के दे दूंगा, ये गलती आप कभी मत करना कि किसी कोच के कहने पे आप कोई इंजेक्टेबल चीज़ें या फिर कोई ऐसी टैबलेट फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि बैंड है या डोप में आता है, उस चीज़ को किसी के भी कहने पे आप उस चीज़ को कंज्यूम ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डायरेक्ट थ्रेट करता है और कहीं ना कहीं आपको उस सिचुएशन में लाके पटक देता है कि आप जिम करने लायक भी नहीं रहते। ये जी, तो बेसिकली कहना ये है कि भाई फिटनेस की लाइन में जाओ, फिटनेस की लाइन बहुत अच्छी है, पर अगर तुम बॉडी बिल्डिंग की लाइन में उतरना चाहते हो, तुम्हारे पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। आप